हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आपका कोई लॉस नहीं होगा। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम 20th of March. सो दोज ऑफ हु यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। उसके लिए यहाँ पर आपको यूपीएससी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, जिसका कि लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर एक पिंड मैसेज दिखेगा जिसमें कि एक लिंक है, उसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो सेंटर है वो अमेंडमेंट करने वाली है टू द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो 3 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं दिल्ली में, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी, इनको यहाँ पर यूनिफाई कर दिया जाएगा। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये है कि जो भी उनके ऑनोरेरियम है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन वो काफ़ी टाइम से स्ट्राइक कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली में असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इन्वोक कर दिया गया है। अब इसको इन्वोक करने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर वर्कर्स अगर किसी असेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो वो यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ESMA इज़ इन्वोक टू प्रोहिबिट स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू वर्क इन सर्टेन असेंशियल दैट आर डीम्ड नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पर ESMA इन्वोक कर दिया गया है। ये दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दिल्ली के यहाँ पर कुछ स्कीम्स है एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर, तो यहाँ पर हम कुछ स्कीम्स को यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी की तरह। तो एक स्कीम है इनकी चुनौती स्कीम, दूसरी है मिशन बुनियाद जो कि 2016 में शुरू की गई थी। बेसिकली ये क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एट द प्राइमरी लेवल। जैसे कि जब प्रथम NGO असर रिपोर्ट निकलता तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी ही बहुत ज़्यादा वीक है, उनकी बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स ही बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, चुनौती स्कीम एंड मिशन बुनियाद। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम। इसके अलावा हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम फॉर क्लासेस 9 to 12, एक देशभक्ति करिकुलम भी है। तो एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे क्या किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोट की जा सकती हैं। आगे हम चलते हैं। 2005 एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इस एग्रीमेंट का ये कहना है कि अगर किसी को भी फ़्लाइट टेस्ट करना है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो यहाँ पर जो भी कंट्री है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द अदर कंट्री कि हम यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहे हैं। तो ईच कंट्री हैज़ टू नोटिफाई द अदर एटलीस्ट 3 days इन एडवांस ऑफ द फ्लाइट टेस्ट। अगर कोई सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं या सी लॉन्च्ड मिसाइल्स का टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी कंट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी जो भी लॉन्च साइट होगी वो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से लगभग 40 किलोमीटर पीछे होनी चाहिए। तो इट फर्दर स्टेट्स दैट लॉन्च साइट शुड नॉट फॉल विद इन 40 किलोमीटर फ्रॉम आइदर द इंटरनेशनल बाउंड्री और द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड द प्लान्ड इम्पैक्ट एरिया शुड नॉट फॉल विद इन 75 किलोमीटर। और जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो 75 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। CGI फॉर ग्रेटर विमेन शेयर इन जुडिशरी, जो 10th मार्च है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। अब इंडिया में विमेन जजेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। हाई कोर्ट्स में देखो तो अभी 19%, और ये सबसे हाईएस्ट है, तो 19% हाईएस्ट है, और जबकि यहाँ पर 50% होना चाहिए। तो यहाँ पर CGI ने एक स्टेप लेने की बात की है, एक अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात की है, जो कि रिजर्वेशन ऑफ गर्ल्स इन द लीगल एजुकेशन। जो लीगल अरीना है वो आज भी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन देने के लिए यहाँ पर CGI ने बात की है कि CGI कॉल्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ गर्ल्स इन द लीगल एजुकेशन। March 10 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। इंडिया वॉज अमंग द नेशंस दैट स्पॉन्सर्ड द रेजोल्यूशन, तो इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था और कतर ने इसको मूव किया था। जस्टिस रमना सेड द लीगल प्रोफेशन स्टिल रिमेन्स मेल डोमिनेटेड विद सीवियर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। द CGI सेड ही इज़ होली कॉन्शियस ऑफ द सिस्टमिक प्रेजुडिसेस। तो यहाँ पर जो सिस्टमिक प्रेजुडिसेस हैं उसके लिए यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर लीगल अरीना में रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब मणिपुर में मैतेई जो कम्युनिटी है वो वैली में रहती है। हिल्स में यहाँ पर 2 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, तो एक तो है नागास और दूसरे है कुकी जोमी पैथ ट्राइब्स। वैली और हिल में, तो यहाँ पर जो वैली में मैतेई कम्युनिटी रहती है और हिल्स में क्या रहते हैं, 2 ट्राइब्स हमने देख लिए, नागाज एंड कुकी जोमी पैथ ट्राइब्स। आर्टिकल 371C
स्पेशल प्रोविजंस का आपने चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, उसमें यहाँ पर है कि कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेट से डील करता है। तो जो उसमें 371C है वो बात करता है राइट्स ऑफ द हिल्स ऑफ द मणिपुर, तो उसको ही स्ट्रेंथन करने के लिए इनका एक इलेक्शन का मुद्दा था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 371C जो है वो यहाँ पर डील करता है विद सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द हिल्स ऑफ मणिपुर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बताया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे, अभी यहाँ पर 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पर गुजरात में इलेक्शंस होंगे, तो हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन चल ही रहे होते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब ये है कि एक ही बार में हर जगह के इलेक्शन हो जाए। तो इट रेफर्स टू होल्डिंग इलेक्शंस टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज साइमल्टेनियसली वंस इन 5 ईयर। तो एक ही समय पर सारे ही इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा करना भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 83 में चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 85 में चेंज करना पड़ेगा और आर्टिकल 172 में चेंज करना पड़ेगा। अब चैलेंजेस क्या हैं कि ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, कभी वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, कहीं कभी गुजरात में होंगे, अभी हिमाचल में होंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, मैसिव एक्सपेंडिचर, बार बार एक्सपेंडिचर होता है, बार बार यहाँ पर मैन फोर्स की ज़रूरत होती है। पॉलिसी पैरालिसिस, अब जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का मतलब ये है कि कोई भी आप न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, तो यहाँ पर पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नए तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अनाउंस नहीं किए जा सकते हैं। Reduced manpower. Also, simultaneous election would reduce the type of manpower and resource deployment necessary for the conduct of elections. अब फ़ायदा क्या होगा इससे, तो एक फ़ायदा ये होगा कि जो मैन पावर है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीस एंड सोसाइटी, अब जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे तो एक ही बार हमें ये सब देखने को मिलेगा और बाकी 5 साल यहाँ पर शांति रहेगी, तो जिसकी वजह से जो सोशल फैब्रिक है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगा। अब इश्यूज़ क्या हैं कि अगर साइमल्टेनियस पोल्स हो तो पहला इशू ये है कंफ्यूज्ड वोटर। बहुत कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो नॉट ऑल वोटर्स आर हाईली एजुकेटेड टू नो हु टू वोट फॉर। द डिस्टिंक्शन गेट्स ब्लड, और ये डिस्टिंक्शन और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा अगर यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। वो शायद इस बात को कॉम्प्रहेंड ना कर पाएँ कि वो किसके लिए वोट कर रहे हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए वोट कर रहे हैं, यहाँ पर एमएलए के लिए वोट कर रहे हैं, या वो यहाँ पर एमपी के लिए वोट कर रहे हैं। तो द डिस्टिंक्शन गेट्स ब्लड समवॉट व्हेन वोटर्स आर मेड टू वोट फॉर इलेक्टिंग टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम टाइम एट द सेम पोलिंग बूथ एंड ऑन द सेम डे। अब ये एंटी फेडरल क्यों है, ये एंटी फेडरल इसीलिए कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो नेशनल इश्यूज़ हो उसकी वजह से जो रीजनल इश्यूज़ हो वो यहाँ पर सबमर्ज हो जाए। मोस्टली स्टेट इलेक्शन जो लड़े जाते हैं वो इन मुद्दों पर लड़े जाते हैं कि रीजनल इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन अगर यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए भी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो सबमर्ज कर दें रीजनल इश्यूज़ को। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड आप देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन मार्चेस ऑन द ट्रायम्फ, ये भी बीजेपी सक्सेस इन यूपी। द पार्टी ऑफ चेंज, आपका दिल्ली मॉडल और यहाँ पे पंजाब में रेप्लिकेट किया जाएगा। इन हिमालय सेफ्रॉन पीक, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोकेशन है चेरनिहिव, ये है सिटी यूक्रेन में, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। साउथ कोरिया में नए प्रेसिडेंट आ गए हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं, इनका नाम है यून सुक्योल। बस बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी में भी कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिफिन्स पैराडॉक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ट्रिफिन्स पैराडॉक्स का मतलब अगर सबसे लेमैन लैंग्वेज में देखें तो ट्रिफिन्स पैराडॉक्स का मतलब यही है कि कोई भी करेंसी अगर ग्लोबल करेंसी है, जैसे कि यूएसए का जो डॉलर है 90% रेट जो है वो यूएसए के डॉलर से होता है, तो यहाँ पर जो यूएसए की डॉलर है वो एक ग्लोबल करेंसी है। जो यहाँ पर कंट्रीज़ फॉरेक्स रखते हैं वो मेनली यहाँ पर डॉलर में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूएसए को अपने डॉलर्स देने पड़ेंगे अगर बाकी कंट्रीज़ के यहाँ पर फॉरेक्स मेंटेन करना है। तो अगर यूएसए को अपने डॉलर सप्लाई करने पड़ेंगे, यूएसए के डॉलर्स का आउटफ्लो होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर यूएसए हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहेगा और यूएसए का बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यूएसए को अगर ग्लोबल करेंसी रहना है, यूएसए के डॉलर को अगर ग्लोबल करेंसी रहना है, तो यूएसए हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहेगा।
और इसकी वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक गोल्स हैं और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएसए का डॉलर जो है वो हमेशा डोमिनेंट बना रहे। तो इसकी वजह से हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। तो ट्रिफिन डिलेमा और ट्रिफिन पैराडॉक्स इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट अराइजेस बिटवीन शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये डिलेमा आइडेंटिफाई किया था बेल्जियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ट्रिफिन, और उनके ही नाम पे इस डिलेमा का नाम है ट्रिफिन डिलेमा, जिन्होंने ये पॉइंट किया था कि किसी भी करेंसी को अगर ग्लोबल करेंसी रहना है तो यहाँ पर वो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।